Yes, beta, good afternoon. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work at your home. Yes, beta, today I am going to tell you about your new topic and which one is quantum numbers. So before going to know about quantum numbers, let us move to recap the previous video. अगर आपको ध्यान होगा बेटा, इससे पिछला जो वीडियो मैंने आपको सेंड किया था उस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक जो आपको करवाया था दैट वाज डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। जो ऑर्बिट है और ऑर्बिटल के बीच में जो डिफरेंस था वो कंसेप्ट आपको दिया था। अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बोला था कि जो एक ऑर्बिट है वो अपने आप में वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, जबकि जो ऑर्बिटल है वो अपने आप में रीजन अराउंड द स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम। ये कंसेप्ट आपको दिया था और इसको डिटेल में मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि कैसे करके ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में हम डिफरेंशिएट करते हैं या कैसे करके डिफरेंस शो करते हैं। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास जो अगला कंसेप्ट आया था दिस वन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप आई थी जिसमें हमारे पास एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, डी एंड एफ ऑर्बिटल। और मैंने आपको बोला था कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, जो पी ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप में है, जो डी होता है वो डबल डम्बल में होता है, और जो एफ ऑर्बिटल होता है वो लीफ लाइक होता है। और उनके स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए थे। अगर आप देखो, आप ये एस ऑर्बिटल को ड्रॉ किया था, इसके बाद ये पी ऑर्बिटल बनाया था। पी को हमने कैटेगराइज किया था, पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया और पी जेड में हमने कैटेगराइज किया था। ये मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, ठीक है बेटा। नाउ इसके बाद आपको बोला था मैंने कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं, अगर डी सबशेल की अगर बात करें और इस डी के अंदर जो ऑर्बिटल्स बनते हैं टोटल नंबर में कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। और ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट वन, एक बोलते हैं नॉन एक्साइल और दूसरे बोलते हैं एक्साइल। जो एक्सिस के अलोंग नहीं आते हैं उनके बीच में आते हैं वो नॉन एक्साइल हो गए, जैसे डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया। जबकि एक्साइल ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनको हम जो एक्सिस के साथ में आते हैं, अलोंग द एक्सिस आते हैं, जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और डी जेड स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास जो ऑर्बिटल्स आते हैं दीज आर कॉल्ड एक्साइल ऑर्बिटल्स। ये यहाँ पे शेप भी इनकी बनाई थी। और अगला कंसेप्ट आपको दिया था कि जो एफ ऑर्बिटल्स हैं, अगर एफ ऑर्बिटल की अगर बात करें या एफ सबशेल की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल नंबर में जो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं वो बनते हैं। लीफ लाइक इसका हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बनता है। या उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो डायग्राम है वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो ये कंसेप्ट बेटा मैंने आपको जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था। सो लेट अस मूव। आज बेटा जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दिस वन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। सो लेट अस मूव टू नो अबाउट क्वांटम नंबर्स, कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कैसे करके क्वांटम नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो क्वांटम नंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्वांटम नंबर अपने आप में 4 नंबर्स का एक सेट होता है, ठीक है बेटा। और जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में या इलेक्ट्रॉन की शेप के बारे में या इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के बारे में, या उसका इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है या इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है किसी एटम के अंदर उसके बारे में आइडिया देता है। या इधर वी कैन से दैट कि एक जो क्वांटम नंबर है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन की जो एड्रेस है उस एड्रेस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बेसिकली वी कैन से दैट कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। या क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की एड्रेस के बारे में हम कंफर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने जनरली सुना होगा, मान लो आप किसी अदर सिटी में हैं, लाइक कि आप किसी दूसरे स्टेट में हैं, मान लो आप दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली में अगर आप हैं एंड सपोज दैट द पर्सन, कि एक बंदा क्या कहता है कि आपका किसी दूसरे स्टेट में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे उसके बारे में जानने के लिए हम बेसिकली हम ये बोलेंगे कि भाई 4 चीज़ें उसके बारे में जानने के लिए ज़रूरी हैं। 4 चीज़ें कौन कौन हो सकती है, कि सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि भाई उस जो पर्सन जिसको आप सर्च कर रहे हैं सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे कि वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। स्टेट के बाद आप ये कंफर्म करेंगे कि उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट के बाद तीसरा नंबर अगर आप देखें तो ये देखेंगे उसका स्ट्रीट नंबर क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका गली नंबर कौन सा है। और चौथा नंबर आप ये कंफर्म करेंगे कि उसमें उसका मकान नंबर कौन सा है। 4 चीज़ों को बेस मान करके हम किसी
पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं। सिमिलर फिनोमिना, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, if you want to know about the address of an electron, so it must you have to know about, सबसे पहले आप क्वांटम नंबर्स के बारे में नॉलेज गेन करो। और ये जो क्वांटम नंबर्स है, ये क्वांटम नंबर्स हमें सारी चीज़ें बताते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसका शेल कौन सा है, उसका सबशेल कौन सा है, उसका ऑर्बिटल कौन सा है, और उसकी ऑर्बिटल के अंदर उसका जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। मतलब जो हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये क्या बताते हैं, क्वांटम नंबर्स टेल्स अस अबाउट, बेसिकली किसके बारे में आइडिया दे रहे हैं, बेसिकली गिव आइडिया अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी एनर्जी के बारे में या शेप के बारे में, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इतना आइडिया जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, क्वांटम नंबर दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये अपने आप में जो 4 नंबर्स होते हैं उनका सेट है, जो कि हमें एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस उसके बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेप हो गया, या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है उसके बारे में आइडिया देती है, या इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, या स्पिन कैसा है इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में जो आइडिया देता है उसे हम नाम देते हैं दिस वन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। बहुत क्लियर है बेटा। या हम ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें ये बताता है कि उसका शेल कौन सा है, या इलेक्ट्रॉन का सबशेल कौन सा है, या कौन से ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। ये सारी चीज़ें जो हमें आइडिया दे रहा है वो हमें कौन देता है, क्वांटम नंबर्स। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे, एक जनरल आइडिया मैं आपको ये दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो क्वांटम नंबर्स हैं वो क्वांटम नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं। सो लेट अस मूव। अब अगर हमें ये पता चल गया तो 1 बाय 1 जो क्वांटम नंबर्स हैं उनके टाइप्स क्या है पहले कंफर्म करते हैं। तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। नाउ you have to write types of quantum numbers। जो क्वांटम नंबर्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं 4 टाइप्स से। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा द फर्स्ट वन इज़, पहला नंबर जो बना उसे लिखेंगे दिस वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द फर्स्ट वन। सेकंड नंबर जो बनेगा उसे नाम देते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। थर्ड नंबर जो बनता है, अगर हम थर्ड नंबर को लिखें बेटा यहाँ पे, नाउ द थर्ड वन, तो इसे नाम देते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ नंबर की अगर बात करें, इसे बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और क्वांटम नंबर को हमने कैसे करके कैटेगराइज किया है। ठीक है बेटा, आप समझ पा रहे हैं कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हमें शेल के बारे में, सबशेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, शेप, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, एज वेल एज अगर हम यहाँ पे टाइप्स की अगर बात करें तो जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं इनके 4 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन
principal quantum number, second one azimuthal quantum number, third one magnetic quantum number, and the fourth one is called spin quantum number. So let us move, define one by one. जितने भी ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं बेटा, इनको वन बाय वन हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले बेटा हेडिंग लिखेंगे. द फर्स्ट वन इज, दिस वन इज, पहला नंबर जो लिखा बेटा वो लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो पहला नंबर जो बना, now the first one, this one, principal quantum number. अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे करके हम डिफाइन करते हैं. ठीक है बेटा, आप समझेंगे इसको. बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोल रहा है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की, या सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि इसको हम क्या करते हैं, डिनोट किससे करते हैं. तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन के द्वारा. जो स्मॉल एन है उसके द्वारा हम इसे डिनोट करते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से, उसके बारे में आइडिया देता है. या जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो रिलेशन बना उसके बारे में आइडिया कौन देता है, दिस वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इधर वी कैन से, अगर आपको याद होगा जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट मैंने आपको करवाई थी. और nth ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी हमने निकाली थी -13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वैल्यू बेटा निकाल के आपको दी थी. अगर आपको ध्यान होगा, अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अगर रेडियस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो रेडियस निकालने के लिए आपको बोला था कि 0.529 इंटू n² बाई Z, इतना एंगस्ट्रॉम था. ये भी मैंने आपको बताया था. ठीक है बेटा. इसके बाद n की अगर हम वैल्यू की अगर बात करें तो n कभी भी जीरो में नहीं होता है. n कभी भी, n मैंने बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n कभी भी जीरो नहीं होगा और n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में n जो डिनोट कर रहा है वो एनर्जी लेवल को डिनोट कर रहा है, वो शेल को डिनोट करता है. किसको डिनोट करता है, शेल को भी डिनोट करता है. इसलिए इसके पास इसकी जो वैल्यूज़ बनती हैं वो हमेशा सारी के सारी क्या बनती हैं, पॉजिटिव बनती हैं. और ये 1 से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा एंड सो ऑन. या अगर मैंने बोला कि ये शेल के बारे में आइडिया दे रहा है, तो अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बोहर कंसेप्ट भी आपको कंसेप्ट दिया था. उसमें भी मैंने आपको बोला था कि K L M N जितने भी सारे हैं सर्कुलर ऑर्बिट जिनको बोल रहे थे, यहाँ हम उससे क्या बोल रहे हैं, शेल बोल रहे हैं, या दीज आर कॉल्ड शेल्स. या जो हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें ये बताता है कि किसी शेल के अंदर, किसी ऑर्बिट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, उनके बारे में आइडिया भी कौन देता है, दिस वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और ये बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बनते हैं वो 2n² बनते हैं. सो वन बाय वन मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, इसके क्या क्या पॉइंट बन रहे हैं. कि पहला पॉइंट तो यही बना, इसे लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, पहला पॉइंट. ठीक है बेटा, पहला पॉइंट क्या बना कि हम स्मॉल n से इसे डिनोट करते हैं. सेकंड लिखेंगे, इट गिव्स आइडिया अबाउट द एनर्जी एज वेल as the distance of an electron from the nucleus. ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या बना, दिस वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं. और इसके बाद ये हमें किसके बारे में आइडिया देता है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में आइडिया देता है, या इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से उसके बारे में आइडिया देता है. और अगर आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो nth ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होती है जस्ट इक्वल टू En इक्वल टू -13.6 इंटू Z² ओवर n², ये बनेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ये ऐसे बनेगा.
ये हमने यहाँ से क्या निकाल दी, एनर्जी निकाल दी। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट रेडियस, भाई डिस्टेंस की अगर बात करें तो रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस की अगर बात करें तो ये बना था 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, इतना लिखा था बेटा, और ये निकाला था बेटा हमने एंगस्ट्रॉम के अंदर। आशा करता हूँ आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा। ये एनर्जी है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, जिसे हमने क्या बोल दिया, रेडियस बोल दिया। ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड नंबर का कंसेप्ट अगर आप देखें आप, नाउ द थर्ड वन, तीसरा कंसेप्ट अगर मैं बोलूँ, नाउ वी हैव थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर जो बोलता है कि ये केवल और केवल जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उनके बारे में आइडिया देते हैं। सो एन हैज़ ओनली पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज़, एन के पास केवल और केवल क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। जैसे मान लो हमने लिखा n बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एट्सेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है। और अगर मान लो हम यहाँ से लिख देते हैं, एक और लिख दूंगा पॉइंट, n हैज़ टेंडेंसी टू गिव आइडिया अबाउट शेल्स। किसके बारे में आइडिया देता है, ये शेल के बारे में आइडिया देता है, और जिससे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर मान लो n बराबर 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा ऐसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ अगर मैं शेल की बात करूँगा बेटा, तो यहाँ लिखूँगा k हो गया, l हो गया, m हो गया, n हो गया, o हो गया, p q r, और अब तो कहाँ तक चले जा सकते हैं, ये इनफाइनिट तक आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा। ये बना बेटा हमारे पास इसका फोर्थ वाला जो पॉइंट है कि n हमें क्या क्या आइडिया दे रहा है। नाउ अगर मान लो यहाँ पे इसका मैं फिफ्थ नंबर का पॉइंट अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, तो फिफ्थ नंबर का पॉइंट बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो किसी शेल के अंदर किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट और शेल जो बराबर बनेगा, इसे हम लिखते हैं बेटा इट जस्ट इक्वल टू 2n स्क्वायर। किसके द्वारा इसे डिनोट करते हैं बेटा, n, 2n स्क्वायर आपने इसे बोल दिया है। और n को बेटा हम क्या करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू मैंने आपको बताया कि n कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो n को अगर आपने लिखना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2n स्क्वायर हो गया, जहाँ पे हम n बराबर क्या लिखेंगे, दिस वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या चीज़ है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है। और n की वैल्यू मैंने आपको बताई कि अगर मान लो मैं यहाँ पे n की वैल्यू लिखता हूँ 1, और दूसरा यहाँ पे लिखूँगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ n हो गया, और यहाँ लिख देंगे नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। तो इसे हम ड्रॉ करेंगे। n की वैल्यू अगर मान लो हमारे पास, n को अगर मान लो हमने कितना लिख दिया, n बराबर हम लिखते हैं ना 1। अगर n कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, जो बराबर कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा बेटा। नाउ अगर n बराबर आपने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। या n बराबर अगर आप क्या करते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे 2 इंटू और 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूना 18। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 लिखा तो n की जगह पे कितना लिख देंगे, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए n बराबर लिख रहे हैं हम, तो 4 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, 4 चौको 16 दूना 32। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, 32 इलेक्ट्रॉन्स। आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया बेटा, फाइंड आउट कर दिया। मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है,
ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में आइडिया दे रहा है, शेल के बारे में आइडिया दे रहा था। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितने होते हैं, उस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बना उसे हमने क्या नाम दिया, 2n² दिया। n जो अपने आप में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और n की वैल्यू अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, n अगर 2 होगा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो n बराबर 1 है उसे हमने नाम दिया, पहले वाला शेल बोला k शेल, k हो गया, l हो गया, m हो गया, n हो गया, o हो गया। मतलब अगर थोड़ा सा और ज़्यादा इसे समझें तो यहाँ से बेटा क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पास के शेल है, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे कि अगर हमारे पास क्या है, के शेल है, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फाइंड आउट यहाँ पे हुए, के अंदर अगर n बराबर कितना है, अगर n बराबर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ठीक है बेटा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से पता चले, अगर n बराबर 1 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ दिस वन कितना बना था, 4 चौको 3 3 9 दूना 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितना बना था, 4 चौको 16 दूना 32, मतलब कितना बन गया, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे करके हमारे पास क्या बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम ये बोलेंगे कि के वाले शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं, एल वाले के अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं, या जो एम है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, या जो नेक्स्ट हमारे पास एन वाला जो शेल बनेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये टोटल नंबर में जो हमारे पॉइंट्स बने थे, 5 पॉइंट बन गए थे। एक पॉइंट और बनता है बेटा हमारे पास, और जो 6 नंबर का पॉइंट बनता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ से ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n we can calculate the value of angular orbit momentum या ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, जो बराबर जिसकी वैल्यू जो बनती है बेटा, अगर इसको आप फाइंड आउट करें तो ये बराबर आता है दिस वन NH/2 पाई। ये आपको मैंने पहले भी करवा रखा है, एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई वाला कंसेप्ट आपको पहले भी दिया है। या इसे हम और करके अगर मैं लिखूं तो यहाँ हम सिंपली इसे n के साथ में ये h लिख देते हैं और इसको जैसे बार करते हैं, ऐसे यहाँ ऊपर से कट कर लेते हैं, एक प्लस का साइन जैसे हमने बना दिया। और जो यहाँ पे अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि जो यहाँ पे h आपने ऐसे लिखा तो ये बराबर क्या बनेगा, h बाई क्या बनेगा बेटा, दिस वन 2 पाई। ध्यान देंगे बेटा कैसे करके हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका कंसेप्ट हम समझे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या आइडिया दे रही है। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो लेट अस मूव आफ्टर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम चलते हैं बेटा जो सेकंड वाला जो पार्ट बना, दिस वन इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो हम लिखेंगे नाउ द सेकंड वन, यहाँ लिखेंगे बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको दूसरा नाम दिया दिस वन एंगुलर क्वांटम नंबर। वैसे इसे आगे भी नाम देते हैं, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी इसे बोला जाता है, या ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे आगे भी हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या बोलता है कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी ये आइडिया देता है।
या इसे सब्सिडायरी क्वांटम नंबर के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो वन बाय वन बेटा मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनेगा, द फर्स्ट वन, कि भाई इसको डिनोट कैसे करके करते हैं। सो लेट अस मूव। पहला पॉइंट जो बना वो हम लिखेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। सेकंड वाला पॉइंट जो बनेंगे या जो बनेगा इसे लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। इसको सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी इसे बोला जाता है। नाउ द थर्ड वन, अगर तीसरा पॉइंट अगर देखें आप, दिस वन फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो ये हमें सबशेल के बारे में आइडिया देता है। तो हम लिखेंगे, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट सबशेल्स in which electrons are present, and that is करके लिखेंगे लाइक S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, एटसेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, आगे भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथे नंबर का पॉइंट, या अगर मान लो हम यहाँ पे वैल्यूज़ की अगर बात करें कि भाई एल की वैल्यू कितनी आती हैं, तो अगर मान लो फोर्थ पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सो नाउ वी हैव फोर्थ पॉइंट। यहाँ लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन, द वैल्यू ऑफ एल depends upon the value of n, या और लिखेंगे the total value of L is equal to the total value of n, which is from 0 to n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि जितना L होगा n होगा, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, कि जितना हमारे पास क्या होगा n होगा उतना ही हमारे पास L भी होगा, टोटल वैल्यूज़। लेकिन L की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होती हैं। L हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? n-1 तक जाता है, याद रखेंगे। और हम ये बोलेंगे कि जो L होता है वो ऑलवेज, L जो है वो n से छोटा होता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि n अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो L कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। अब अगर मान लो हम यहाँ पे वैल्यूज़ की अगर बात करें, अगर उससे मैं लिखूँ, अब समझेंगे यहाँ कंसेप्ट को। यहाँ मैं आपको जो L है उसके बारे में बता रहा हूँ। L जो है वो दिस वन एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर है। और ये जो एंगुलर क्वांटम नंबर है ये हमें किसके बारे में आइडिया दे रहा है? सबशेल के बारे में आइडिया दे रहा है। दैट्स वाई अगर बेटा मैं यहाँ पे अगर मान लो मैं L की वैल्यूज़ को अगर लिख दूँ, ठीक है, या सबसे पहले सबशेल लिख देता हूँ। नाउ अगर हम सबशेल्स लिख दें, है ना, सबशेल्स क्या क्या लिखे मैंने यहाँ लिख दिया, S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, G हो गया या H हो गया, ऐसे करके लिख दिया।
और अगर मान लो इनके लिए मैं एल की वैल्यू की अगर बात करूं कि एल कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। जो सबशेल है वो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, स्मॉल एल के द्वारा। और अगर मान लो सबशेल हमारे पास एस पी डी एफ जी एच अगर हैं तो एल की वैल्यू क्या बनेगी, अगर एस है तो यहाँ 0 बनेगी क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, एटसेट्रा एंड सो ऑन। इसे हम ऐसे करके आगे डिनोट कर सकते हैं। दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर का या एंगुलर क्वांटम नंबर का, वो आपको समझ में नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी अगर मान लो मैं एस की बात करता हूँ तो एस की वैल्यू की अगर बात करें तो एल जो आएगा उसके लिए वो 0 आएगा, पी के लिए कितना आएगा, एल 1 आएगा, डी के लिए कितना आएगा, 2 आएगा, एफ के लिए कितना आएगा, 3 आएगा, जी के लिए 4। वैसे ये जो जी और एच वाले हैं ये हमारे सिलेबस के अंदर ही नहीं है, क्योंकि जब तक एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई तब तक इनकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो ये जो सबशेल हैं इनकी भी फिलिंग होगी। वो डिपेंड करेगा कि नए एलिमेंट की डिस्कवरी कब हुई या नहीं हुई। ठीक है बेटा, अभी तक हमारे पास जो एस पी डी एफ जो हमारे पास ये सबशेल हैं इनके बारे में ही हम क्या करते हैं, आइडिया देते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैं एक चार्ट बना रहा हूँ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना आपको सिखाऊंगा, कैसे करके इलेक्ट्रॉन को आप फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से समझो बेटा कि जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूँगा नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ एन, यहाँ लिखूँगा टोटल वैल्यू ऑफ एल, यहाँ लिखूँगा वैल्यूज़ ऑफ एल, और कहाँ से लिखेंगे 0 to n-1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या इसके बाद अगर मान लो मैं सबशेल की अगर बात करूं, क्या क्या सबशेल इसके अंदर बनेंगे, नाउ वी हैव सबशेल्स, क्या क्या आ रहे हैं, और इसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने बन रहे हैं। ध्यान देंगे 1 by 1 क्या क्या चीज़ें हमारे पास बन रही हैं। ठीक है बेटा, अब n को मैंने आपको बोला कि n कभी भी क्या नहीं होता, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। n हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो भाई अगर मान लो n जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, n की अगर हम बात करें तो n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट फ्रॉम 1। अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा तो उस कंडीशन में टोटल वैल्यू ऑफ l जो बनेगी, टोटल वैल्यू भी 1 बनेगी। और वैल्यूज ऑफ l कहाँ से, 0 to n-1। तो 0 to n-1 अगर आपने इसे लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हमारे पास n1 है तो l कितना होगा, 0 to n-1, मतलब ये 0 और ये 0, तो 0 to n-1 का मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। अगर 0 होगा तो सबशेल कौन सा होगा, दिस वन s, इसलिए सबशेल क्या बना बेटा, s हमने क्या लिख दिया, सबशेल लिख दिया। और अगर मान लो s की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ इसके आगे कितना आ गया, n की वैल्यू 1 आ गई, इसलिए हम सबशेल को क्या लिख देंगे, यहाँ पे s के बजाय क्या लिख देंगे, 1s हमने इसे लिख दिया। ठीक है बेटा, और आपको याद होना चाहिए कि एक आपको कंसेप्ट पहले भी दिया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर कोई भी जो ऑर्बिटल है, ठीक है ना, 1 ऑर्बिटल जिसे मैं बोल रहा हूँ, नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। ये सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि भाई मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पे बनेंगे 1s के अंदर कितने बन जाएंगे, दिस वन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n बराबर कितना है 1 तो हमने सबशेल क्या लिखा, 1s इसे लिख दिया। अगर मान लो n बराबर हम कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो l की वैल्यूज़ भी कितनी बनेंगी, 2 बनेगी। ठीक है, तो L2 कौन कौन बनेगा, एक बनेगा बेटा 0, है ना, 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, n-1, और n अगर 2 हो तो 2 - 1 = 1, इसलिए दूसरा क्या बनेगा, 1 बनेगा। और अगर मान लो हमारे पास अगर l बराबर कितना है, एक 0 आया हमारे पास, तो उस कंडीशन में अब 1 के बजाय n कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे बेटा दिस वन 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है,
और इसके बाद अगर मान लो 1 की अगर हम बात करें, 1 अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो 1 किसके लिए आता है, पी के लिए आता है, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, दिस वन 2p। और पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बराबर इन दोनों को मिला करके टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो हमारे पास, और यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि n की वैल्यू अगर 2 बनेगी तो उस कंडीशन में मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, दिस वन 8 इलेक्ट्रॉन्स। या अगर मान लो n की वैल्यू को अगर आपने कितना लिख दिया बेटा, 3 लिख दिया, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ n कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन l को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, तो पहला 0 आएगा, दूसरा 1 आएगा और तीसरा कितना आएगा, 2 आएगा। 1 2 3, अगर 2 वैल्यूज़ बोली तो 1 और 0 और 1, अगर 3 वैल्यूज़ बोली तो 0 1 2। ठीक है, अब 2s 2p हो गया, फिर स्टार्ट करेंगे बेटा, ये 3s आएगा, यहाँ 3p आएगा और 2d के लिए बनता है तो यहाँ लिख देंगे बेटा दिस वन 3d। ऐसे करके आपने इसे लिख दिया। और ध्यान रखेंगे कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बोला बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10। तो 10 और 8 18, इसलिए टोटल नंबर के इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद n की वैल्यू को अगर आप 4 लेते हैं तो यहाँ स्टार्ट कितना, यहाँ कितना होगा, 4 होगा। लेकिन ये 4 कहाँ से आएगा बेटा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। 4 - 1 मतलब 3 हो गया। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उस कंडीशन में 3s के बाद यहाँ जाएगा, क्योंकि s जहाँ 0 का मतलब हो गया s, तो जहाँ भी s आएगा तो वहाँ क्या लिखेंगे, n कितना हो गया, 4, तो ये आ गया 4s हो गया, यहाँ लिख देंगे 4p हो गया, यहाँ 4d लिखेंगे, यहाँ 4f लिखेंगे, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपका 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बेटा, यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कितना हो गया, 18 पहले था और 14 ये बाद में आ गया, तो ये मिला करके कितना बन जाएगा, इट जस्ट इक्वल टू, ये बनेगा आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर में ये क्या बन गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बन गए। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो ये बना हमारे पास कि भाई कैसे करके आपने क्या निकाले हैं। यहाँ से हमने जो 5th नंबर का पॉइंट था इसमें बताया था कि 0 से लेकर के n-1 तक जा रहा है, और वहाँ से हमने क्या किया कि जो चार्ट है उस चार्ट को ड्रॉ किया कि जो l की वैल्यू है 0 से कहाँ तक जाती है, 0 to n-1। याद रखेंगे 0 to बोला गया। अगर मान लो मैं बोलता हूँ 1 से लेकर के 10 अगर मैं बोलता हूँ तो इसके अंदर बेटा सभी जो पॉइंट आ रहे हैं, सभी जो नंबर है वो सारे इंक्लूड हो रहे हैं, 1 और 10 ही इंक्लूड नहीं हो रहा। बच्चे यहाँ गलती करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि 0 to n-1, तो एक तो 0 लिख दिया और n-1 की जगह पे n का नंबर मान लो 4 था, 4 - 1 कर दिया, 3 बोल दिया, तो उनके पास क्या हुआ, 2 नंबर आते हैं। एक क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, दूसरा 3 बोल देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। सही क्या है, 0 to n-1, तो 0 से लेकर के और कहाँ तक जाते हैं, n-1 तक जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे इसमें आप कभी ये बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि भाई इसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं लेते हैं। 0 to n- में आता है तो 0 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, एटसेट्रा एंड सो ऑन। जितना n होगा उसमें से एक कम करके हम ऐसे करके l की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ से हम ऑर्बिट या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान देंगे अगला जो पॉइंट आएगा यहाँ से 6 नंबर का जो पॉइंट बनेगा, लिखेंगे इट गिव्स एन आइडिया अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का आइडिया दे रहा था और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का आइडिया दे रहा है। और जो बराबर होता है बेटा अंडर रूट हो गया और ये l हो गया, l प्लस ये 1 हो गया और बाहर लिख देते हैं h/2π। ऐसे करके इसे लिखा जाता है। l प्लस 1 हो गया और इनटू करके लिख दिया h/2π। तो ये आया हमारे पास दिस वन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और मेरे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आपको ये फाइंड आउट करना आएगा। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो पहला वाला पार्ट लिख दिया आपको 1s हो गया। इस 1s के अंदर आपने ये दो चीज़ें निकालनी है। थोड़ा निकालना सीखें आप, एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अगर मान लो मैं ना भी बताऊं तो तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर 1s है तो सबसे पहले तो भाई ये फाइंड आउट करो कि 1s के अंदर n क्या है, तो n की वैल्यू है 1। और अगर मान लो हम यहाँ पे ये बोलें कि l की वैल्यू कितनी है, तो s के लिए l कितना होता है, 0 होता है। ये आपको अभी चार्ट बता दिया था कि अगर s होगा तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब सबसे पहले आपको ऑर्बिट निकालना है। अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये बराबर हमने लिखा था NH/2 लिखा था बेटा। तो NH/2, तो n बराबर कितना हो गया 1 इंटू h बाई क्या कर दिया 2 पाई, जो बराबर क्या बनेगा h बाई क्या बन गया बेटा 2 पाई बन गया। आ गया आंसर इसका। ये अगर मान लो अगर आपको क्या करना है, दिस वन नाउ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो अभी आपको फॉर्मूला क्या दिया था, अंडर रूट हो गया l+1 हो गया और बाहर h/2 पाई हो गया, जो बराबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अंडर रूट हो गया l की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0+1 हो गया इंटू करके h/2 पाई, जो बराबर सॉल्व करके कितना आ गया, 0 आ गया। क्योंकि ये 0 हो गया तो सारा 0 हो गया। ठीक है बेटा, अब समझ पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है बेटा, अगर मान लो दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ये आपको आ जाने चाहिए, अब इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो मैं अगर 1s के बजाय अगर मान लो यहाँ पे बोल दूं आपके पास कि भाई यहाँ 2s है, तो 2s के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि n बराबर कितना आया, तो n बराबर कितना है 2 है और l बराबर कितना है 0 है। इसलिए अगर मान लो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पहला वाला पार्ट अगर आप ये निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे NH/2, n कितना हो गया 2, तो लिख देंगे 2h/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बराबर h/पाई बन जाएगा पहला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट अगर आपको निकालना है, दिस वन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, नाउ द सेकंड वन ऑर्बिटल, मैं दोनों को O से डिनोट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो बराबर अंडर रूट और l की वैल्यू यहाँ भी कितनी है 0, यहाँ भी क्या बनेगा 0+1 बनेगा इंटू क्या बनेगा h/2 पाई, जो बराबर 0 है, तो ये बराबर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए क्या बोला जा रहा है। या अगर मान लो मैं s के बजाय अगर मान लो तीसरा वाला एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ बेटा, नाउ दिस वन द थर्ड वन, अगर मान लो हमारे पास 3p है, अगर मान लो 3p है तो 3p के लिए n बराबर कितना आ गया 3 आ गया, और l की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी आ जाएगी, p के लिए जो वैल्यू बनती है s p d एंड f 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर ये 1 है तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो बराबर क्या बन गया NH/2 पाई, n कितना हो गया 3, तो 3h बाई क्या बनेगा 2 पाई बनेगा। नाउ द सेकंड वन, अगर मान लो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट आएगा बेटा, और यहाँ पे जो हमारे पास l है, l कितना है 1 हो गया, 1 हो गया, 1 + l+1 हो गया इंटू h/2 पाई हो गया। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया 1 + 1 = 2, मतलब रूट कितना आ गया 2 और इंटू क्या बनेगा h/2 पाई।
तो ऐसे करके बेटा आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर मान लो मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल अगर और देता हूँ तो वो आप इजीली आप सॉल्व कर देंगे। अगर मान लो हमारे पास कुछ दूसरे एग्जाम्पल बनते हैं, अगर इसके बाद 2s के बाद 3p के बाद अगर 4d है वो आप खुद निकाल दो, या अगर 5f है आप निकाल दो, या अगर मान लो 5s है वो निकाल दो, या अगर मान लो 5p है वो निकाल दो, या 5d है वो निकाल दो आप, या 4f यहाँ लिख देता हूँ ये है। तो ये सारी वैल्यूज़ को आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आज का जो मेरा टॉपिक था, उसके ऊपर वर्क किया। आशा करता हूँ कि जितनी सारी चीज़ें आज आपको बताई गई हैं बहुत क्लियरली आपको समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा। इसका जो अगला वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा, जो क्वांटम नंबर का जो बाकी के 2 पार्ट है उनके ऊपर वर्क होगा। ठीक है बेटा। और होप आशा है कि आप सभी बच्चे अपने घरों में खूब मेहनत करें। ठीक है, दिन रात लगे रहें, जिससे कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ जाए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कहीं कोई राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कॉल करो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। इट्स माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप बेटा अपने मन में बात ना रखें। आप मुझे, मेरा नंबर आपके पास, आप मुझे फ़ोन करें, मुझे कॉल करें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, और इमीडिएट बेटा मैं आई विल ट्राई कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँ। ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।